हेलो एवरीवन, एकेडमिक इंग्लिश चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम करते हैं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? ये होते हैं अलंकार। जिस तरह से हम अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए सिल्वर या गोल्ड के या डायमंड की ज्वेलरी पहनते हैं, उसी तरह से जो लैंग्वेज होती है उसको खूबसूरत बनाने के लिए, उसको लॉफ्टी यानी कि हाई बनाने के लिए या दिखाने के लिए हम उसमें तरह तरह के अलंकारों का, फिगर ऑफ स्पीच यानी तरह तरह के अलंकारों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हिंदी में दो तरह के अलंकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। उसी तरह से इंग्लिश में भी बहुत तरह के अलंकार हमारे होते हैं। हमारे एग्जाम के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है हम आज उसको अपनी वीडियो में कवर करेंगे। तो जो सबसे पहला है हमारा वो है एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन जो है वो तीन तरह के अलंकार हैं। एक एलिट्रेशन है, एक एसोनेंस है और एक कॉन्सोनेंस है। अब इन तीनों में माइनर सा डिफरेंस है, आज वो देखते हैं। सबसे पहले है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को हिंदी में कहते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, जैसे कि एक ही शब्द है, जैसे पीटर पैन। हमारे इसमें देखिए, पीटर पैन पीप्ड इनटू हिज पॉकेट। पीटर पैन, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पी है उसकी रिपीटिशन हो रही है, पी लेटर की रिपीटिशन हो रही है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। नेक्स्ट देखिए, आई सा सुजन सिटिंग ऑन द सीसो। ठीक है, हमने सुजन को देखा कि वो सीसा पर बैठी हुई है। सीसा वो होता है ना, इस तरह का एक गेम होता है जिस पर बच्चा है कि यहाँ बैठता और एक यहाँ बैठता है, सीसा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एस जो कॉन्सोनेंट है वो बिल्कुल वर्ड के स्टार्टिंग में ही दिख रहा है, इसको बोलते हैं एलिट्रेशन। अब एसोनेंस क्या होता है? एसोनेंस भी अनुप्रास ही होता है, लेकिन उसमें क्या आ जाता है, जो वोवल साउंड है। एसोनेंस में क्या होता है कि जो हमारे वोवल साउंड है उनकी रिपीटिशन होती है इन मिडल ऑफ द सेंटेंसेस। जैसे द फैट कैट सैट ऑन अ मैट। द फैट कैट सैट ऑन अ मैट। यहाँ पर आप देखिए, ए जो लेटर है उसकी रिपीटिशन हो रही है और ये वर्ड के स्टार्टिंग में ना होकर ये वर्ड के कहाँ हो रही है? बीच में हो रही है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे शी सेल्स सी शेल बाय द सी शोर। शी सेल्स वो बेचती है, शी सेल जो शंख होते हैं उनको, बाय द सी शोर समुद्र के किनारे पर। ठीक है, यहाँ पर कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है या रिपीटेशन ऑफ द वोवल हो रही है? ई। ई, ठीक है, ई, ए ई आई ओ यू। अब जरूरी नहीं है कि हर बार ई ही हो, ये ए ई आई ओ यू पांचों वोवल्स में दो या तीन या सारों की ही रिपीटेशन भी हो सकती है। उसके बाद आता है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस जो है ये भी रिपीटेशन होता है, किसका? कॉन्सोनेंट का होता है, लेकिन ये वर्ड के स्टार्टिंग में न होकर आगे पीछे बीच में कहीं भी हो सकता है। जैसे कि जैक स्नीज्ड व्हेन ही हर्ड जैज म्यूजिक। जैक स्नीज्ड व्हेन ही हर्ड जैज म्यूजिक। यहाँ पर जो ज है, जो ज साउंड है उसकी रिपीटिशन हो रही है। यहाँ पर स्टार्टिंग में है, यहाँ पर मिडल में है, यहाँ पर लास्ट में है। ठीक है, तो कोई भी जो कॉन्सोनेंट होता है वो मिडल या स्टार्टिंग में कहीं भी हो उनकी रिपीटिशन होती है। एक और एग्जांपल देखिए कॉन्सोनेंट्स का। ट्रैफिक फिगर्स ऑन जुलाई 4th टू बी टफ। ट्रैफिक फिगर्स 4th और उसके बाद टफ, GH भी यहाँ पर F की साउंड दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर कोई जो रिपीटिशन है वो शुरू में भी आ रही है और लास्ट में भी आ रही है। सिर्फ हमें ये देखना है कि एक वर्ड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, एक लेटर, सॉरी। ट्रैफिक फिगर्स ऑन जुलाई 4th टू बी टफ है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर हो गया कॉन्सोनेंस। तो एलिट्रेशन, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस तीन तरह के अनुप्रास अलंकार होते हैं। जो एसोनेंस होता है वो हमारा, उसमें बिल्कुल वर्ड के स्टार्टिंग में ही रिपीटिशन हो जाती है। जो आज ये मक्खी परेशान कर रही है। जो
एसोनेंस है उसमें वोवल की रिपीटेशन होती है, और जो कॉन्सोनेंस होता है उसमें मिडल में या कहीं पर भी हमारी रिपीटेशन हो जाती है लेटर की। दूसरा देखिए, इसके बाद हमारा आता है रेफरेन। री का मतलब ही होता है दोबारा। दोबारा का मतलब एक ही वर्ड या एक लाइन जब एक सेंटेंस में या एक पैराग्राफ में या एक स्टैंजा में जब रिपीट होती है बार बार, एक बार जैसे पहली लाइन में हो गई, उसके बाद फोर्थ लाइन में हो गई, उसके बाद फिर फिफ्थ में, और उसके बाद 10th लाइन में, रिपीटिशन ऑफ द लाइन या वर्ड्स या वर्ड फ्रेजेस उनको बोलते हैं रिफ्रेन। जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम है, बहुत ही फेमस पोएम है, बिफोर स्लीप आई माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये बार बार उनकी पोएम में रिपीट हो रही है। इसके बाद आता है हाइपरबोल। हाइपरबोल होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति में क्या होता है कि जो कोई चीज है उसको एक्सेजरेटेड वे में यानी बढ़ा चढ़ा कर उसको बताया जाता है। और आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन, मुझे समंदर में दोबारा जाना पड़ेगा। अब वो तो ऐसे कह रही है जैसे रोज समंदर में आती जाती है ना, समंदर की गहराई का तो हमें पता नहीं, लेकिन आई मस्ट गो डाउन टू द सीज, इसको देख के हमें पता चल रहा है कि भाई वो जो है, कोई भी जो ये बात जिसने कही है वो जो है एक्सजरेट कर रही है अपनी बात को। नेक्स्ट देखिए, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, क्योंकि मैं डेथ के लिए वेट नहीं कर सकती। हम सभी को पता है कि डेथ एक ऐसी चीज है जो अनप्रेडिक्टेबल है, कोई उसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन यहां पर पोएट कह रही है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, मैं डेथ के लिए वेट नहीं कर सकती। जैसे हिंदी में होता है ना, तो शक्ति राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार, है ना, सोचने से पहले ही घोड़े ने पार कर दिया। तो उसी तरह की ये यहाँ पर इंग्लिश में हम देखते हैं। उसके बाद आइए सिमिली। अब दो यहाँ पर एक जैसे हैं, इनको एक साथ करेंगे, सिमिली और मेटाफर। सिमिली क्या होता है, हिंदी में इसको उपमा कहते हैं, और उपमा का हमें पता है सा, सी और सम, समान। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स होते हैं। और इसी तरह से इंग्लिश में भी लाइक और एज, जब इस तरह के शब्द लाइक या एज हमें सेंटेंस में दिख जाए तो वहां पर क्या होगा, सिमिली होगा। ही फाउट लाइक अ लायन, वो एक शेर की तरह लड़ा। कंपैरिजन कर रहे हैं दो अलग चीजों के बीच में, एक टेन्योर है, एक व्हीकल है, एक उपमेय है, एक उपमान है। ठीक है, शी वॉज अ क्लेवर फॉक्स, एज क्लेवर एज फॉक्स, वो चतुर थी, कितनी, लोमड़ी की तरह, वो उतनी ही चतुर थी जितने की लोमड़ी। यानी कंपैरिजन कर रहे हैं एक लड़की की और फॉक्स से। तो ये हो गया सिमिली। अब मेटाफर क्या है, बहुत सारे बच्चे इसी में गड़बड़ कर देते हैं, ये भी इसी जैसा है, लेकिन इसमें ओमिशन ऑफ द वर्ड्स लाइक एज और लाइक, जो वर्ड्स होते हैं उनका लोप हो जाता है, इसको रूपक अलंकार बोलते हैं। प्लेजर इज अ मोथ दैट स्लीप डे बाय डे, जो प्लेजर यानी खुशी एक ऐसे कीड़े की तरह है जो दिन पर दिन लगातार मरता चला जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ कहूं, अगर मैं ऐसे लिख देती कि प्लेजर इज लाइक अ मोथ दैट स्लीप्स डे बाय डे, तो हम आराम से देख लेते कि ये सिमिली है, लेकिन यहाँ पर ओमिशन कर दिया गया है, हटा दिया गया है इज या लाइक जैसे शब्दों को, तो यहाँ पर हमारा हो जाता है मेटाफर। नेक्स्ट देखिए, ही इज अ वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है, जिसको हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। कहते हैं ना कि ये तो चलती फिरती डिक्शनरी है, कई बार ऐसा कह देते हैं किसी के बारे में, क्योंकि उसको हर चीज के बारे में मीनिंग का पता होता है। ही इज अ वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया। अगर मैं कहूं ही इज लाइक अ, लाइक अगर वर्ड या यूज करूं तो यहां पर हो जाएगा सिमिली, लेकिन अगर लाइक हटा दिया है तो यहां पर हो जाएगा मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच। अब इसके बाद देखिए पैराडॉक्स और एंटीथेसिस, इन दो को भी हम इकट्ठा ही करेंगे। मैं ये दो साथ में क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि इनके बीच में अक्सर कंफ्यूजन रहता है, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इन दोनों का एक साथ होना बहुत जरूरी है। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स क्या होता है,
परस्पर जो विरोधी विचार होते हैं उनको हम पैराडॉक्स बोलते हैं। लेकिन ये विरोधी विचार कैसे आते हैं? कोई चीज की सच्चाई ऐसे बताई जाए कि वो जीवन के लिए बहुत जरूरी होती है, वहां पर होता है हमारा पैराडॉक्स। जैसे हम कहते हैं लेस इज मोर, कि थोड़ा ही बहुत ज्यादा है। लेस इज मोर, थोड़ा ही बहुत ज्यादा है। यू हैव टू स्पेंड मनी टू मेक मनी, आपको पैसा कमाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब आप देखिए, लेस का अपोजिट यहाँ पर मोर है, और स्पेंड का यू हैव टू स्पेंड मनी टू मेक मनी। मेक मनी मतलब पैसा कमाने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जीवन की कटु सच्चाई है कि जैसे अगर हम कोई लेक्चर तैयार कर रहे हैं तो वो किसी एक बुक से तैयार नहीं होता है, हमें बहुत सारी तरह की बुक्स को पढ़ना पड़ता है, कई सारी बुक से नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम पैसा, जैसे एकेडमी पे पढ़ाने के लिए टीचर होता है स्कूल में, उसको पैसा अर्न करना है, लेकिन अर्न करने के लिए वो क्या करता है, सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। कहाँ पर? बुक्स पर। उसके बाद वो नोट्स बनाता है, अपने नोट्स को सेल करता है, अपनी बुक्स बनाता है, उनको सेल करता है, तो उससे क्या होती है, उसको अर्निंग्स होती है। तो ये सच्चाई है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। थोड़े में ही गुजारा दे, कई बार हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भगवान थोड़ा दे दे, उसी में हम तो गुजारा कर ले, हमारे लिए वही बहुत है। ठीक है, यहाँ पर हो जाता है पैराडॉक्स। तो अब एंटीथीसिस क्या है? एंटीथीसिस का भी मतलब क्या होता है? विरोधी विचार होते हैं। कैसे? टू एरर इज टू ह्यूमन, गलती करना मनुष्य का काम है। टू फॉरगिव डिवाइन, और माफ कर देना दैव का काम है। एक और सेंटेंस देखिए, उसके बाद हम इसको समझते हैं। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। यहां पर भी देखिए, दो ऑपोजिट सेंटेंस हैं। अब आप ये कहोगे कि ऑपोजिट सेंटेंसेस तो यहां पर भी थे, और ऑपोजिट सेंटेंस, क्योंकि एरर गलती करना होता है और फॉरगिव माफ करना होता है, यहां पर भी ऑपोजिट सेंटेंसेस हैं, यहां पर भी ऑपोजिट सेंटेंसेस हैं। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू फिगर ऑफ स्पीच? यहां पर मैंने बताया कि आपको रिलेट करके देखना है कि एक जो जीवन की सच्चाई के बारे में है, और दूसरा ये कह रहा है कि एक ये चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल है, उसमें से ये लाइन ली गई है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। यहां पर वो कोई बात नहीं बता रहा, वो हिस्ट्री से रिलेट कर रहा है कि ये एक बहुत समय था यहाँ का, इंग्लैंड का, एक पेरिस का, यहाँ पर बहुत बुरा समय था। तो ये उसके बारे में दो जगह की कंपैरिजन कर रहा है। यहाँ पर कोई ये नहीं बता रहा कि यही होता है जीवन में, इस तरह की कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा एंटीथीसिस में। मोस्टली आपको बस यही देखना होता है कि अपोजिट वर्ड्स फाइंड आउट करने होते हैं, और यहाँ पर ये हमारा एपिग्राम की तरह होता है। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है आयरनी। आयरनी का मतलब होता है व्यंग करना। जब किसी को हम कहते हैं कि कोई बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता और उसके बहुत ही कम नंबर आते हैं, तो कहता है पापा नंबर कम आए, तो कहते हैं कि हाँ तू तो बहुत पढ़ा करता था ना बेटा, तेरे तो बहुत ज्यादा नंबर आने थे। तो व्यंग कर रहे हैं, हमें पता है भाई तू नहीं पढ़ता था, नहीं पढ़ेगा तो नंबर कहाँ से आएंगे। तो इसी तरह से एन एस्ट्रोनोमर बीइंग अफ्रेड ऑफ द डार्क। एस्ट्रोनोमर कौन होता है? जो खगोल शास्त्री होता है। खगोल शास्त्री का काम क्या है? रात में तारों के बारे में देखना, तारों को देखना। जब वो रात में अंधेरे से ही डरेगा तो वो कैसा खगोल शास्त्री? हमारी जो कैंटरबरी टेल्स है वो भी हमने देखी है कि वहां पर जो चर्च का पादरी होता है वो गार्लिक यानी लहसुन वगैरह खाता है, तो वो कहता है कि पादरी कैसा जो इस तरह के और जो मांस मच्छी खाता है, अपराध करता है, चोरी करने में, ब्राइब या घूस लेने में जो विश्वास करता है, तो वो उस पर व्यंग करता है। तो एन एस्ट्रोनोमर बीइंग अफ्रेड ऑफ द डार्क, कि जो एस्ट्रोनोमर है वो अंधेरे से डरता है। अ कैट्स लवर बीइंग एलर्जिक टू कैट्स, एक कैट्स को प्यार करने वाला कैट्स लवर जो है वो कहता है कि कैट से ही मुझे एलर्जी है ना। तो ये आपस में क्या हो जाती हैं? दो विरोधाभासी बातें हो जाती हैं। नेक्स्ट इज पन। पन क्या होता है भाई? श्लेष अलंकार जिसको कहते हैं। एक ही शब्द होता है, उसके कई मीनिंग्स होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो कौन पढ़ने वाला उसको किस सेंस में लेता है। आई लाइक किड्स बट आई कुडंट ईट अ वन। अब देखिए यहाँ कहोगे कि मैं बच्चों, किड का मतलब बच्चे होता है, हमें पता है। मैं बच्चों को प्यार करता हूं पर मैं उसे एक भी नहीं खा सका भाई। अब आप कहोगे कैसा आदमी बच्चों को नहीं खा सकता, लेकिन किड का मतलब जहां चाइल्ड होता है
वहीं किड का मतलब जो गोट का यंग वन होता है, गोट का जो यंग वन होता है, छोटा बच्चा होता है बकरी का, उसको भी तो हम किड बोलते हैं, है ना। हो सकता है ये उसकी बात कर रहा हो सकता है क्या उसी की है, बच्चों को थोड़ा ही ना कोई खाता है। तो ये कहता है मुझे किड्स यानी गोट के बच्चे छोटे पसंद तो हैं, पर मैं वो खा नहीं सका भाई। नेक्स्ट देखिए, आई बिकेम वेल रेड बाई रीडिंग इन द सन। आई बिकेम वेल रेड, मैं लाल हो गया भाई, अच्छा खासा लाल हो गया सूरज की गर्मी में, यानी रीडिंग इन द सन, सन की गर्मी में मैं बाहर धूप में बैठा था और बैठे बैठे मैं लाल हो गया। अब ये लाल होना दो तरह से है, एक तो वो कह रहा होगा कि भाई गर्मी थी, मैं बाहर धूप में पड़ रहा था तो मैं लाल हो गया। दूसरा वो ये कह रहा हो कि अच्छी सर्दियों का दिन हो, वो कुछ ऐसा पड़ रहा था जो शर्म से लाल हो गया हो, है ना। तो ये दोनों तरह की बातें हो सकती हैं, यहाँ पर होता है पन। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीयकरण अलंकार, जहां पर किसी डेड ऑब्जेक्ट्स में लिविंग बीइंग की कल्पना यानी इमेजिनेशन की जाए। द सन ग्रीटेड मी दिस मॉर्निंग, सन यानी सूरज, सूरज ने इस सुबह मुझे विश किया, यानी गुड मॉर्निंग विश किया। अब सन कोई दादा या चाचा या छोटा बच्चा थोड़ा ही ना जो इसको विश करेगा, इसका स्टूडेंट है नहीं ना। लेकिन हमने क्या किया, कहते हैं ना कि जैसे ही मैं खिड़की खोली तो सूरज की किरणें मुझ पर पड़ी, कुछ इस तरह का। तो यहाँ पर है द सन ग्रीटेड मी दिस मॉर्निंग। नेक्स्ट, द डेथ लेज इट्स आइसी हैंड्स ऑन हिज माउथ, जो डेथ थी, मौत थी, उसने उसके मुंह पर अपने ठंडे हाथ रख दिए। अब डेथ जो है यहाँ पर एक नॉन लिविंग थिंग है, यानी इसको कोई देख नहीं सकता, लेकिन उसने अपने हाथ, उसके ठंडे हाथ जो थे उसके मुंह पर रख दिए, यानी वो जो बॉडी थी वो बिल्कुल चिल्ड हो चुकी थी मरने के बाद, तो उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो ये डेथ को एक ह्यूमन बीइंग से कंपेयर कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे मेटोनिमी। अब यहाँ पर फिर से जैसे हमने आयरन एंटीथेसिस और पैराडॉक्स पढ़ा है, उसी तरह से जो मेटोनिमी और सिनेक्डोक होता है, इनमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। लेकिन लेट मी क्लियर दिस टू यू। पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, पहले सेंटेंसेस को देखेंगे उसके बाद हम समझेंगे। पेन जो होता है वो स्वॉर्ड से ज्यादा मजबूत होता है। पेन यहाँ पर कलम है, कलम तलवार से मजबूत कैसे हो सकती है, क्योंकि तलवार तुरंत इसको काट देगी पेन को। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है पेन का मतलब है मेंटल पावर, पेन का मतलब है मेंटल पावर, और स्वॉर्ड का मतलब है फिजिकल पावर। जो पोएट है वो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि जो पेन होता है यानी जो मेंटल पावर होती है वो हमारी फिजिकल जो पावर है उससे ज्यादा बेहतर होती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द वॉल स्ट्रीट प्रेफर्स लोअर टैक्सेस। जो वॉल स्ट्रीट क्या है, ये वॉल स्ट्रीट है भाई अमेरिका की जो सेंसेक्स है वॉल स्ट्रीट में, उसको बोलते हैं वॉल स्ट्रीट। जो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो यहीं से होती हैं, यानी हम इसको कह सकते हैं कि वॉल स्ट्रीट का मतलब है यहाँ पर जो अमेरिकन या यूएस जो इकोनॉमिक सेंटर है ये वो है, वो लोअर टैक्सेस पसंद करता है। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या बात हो रही है भाई, यहाँ पर बात हो रही है उसके गुड मीनिंग की, लेटरल मीनिंग की नहीं बात हो रही है, कनोटेटिव मीनिंग की बात हो रही है। सिनेक्डोक में क्या होता है, सिनेक्डोक का मतलब होता है पार्ट टू होल, यानी एक चीज बताएंगे और उस चीज का मतलब है, मैं अगर कहूं द व्हील्स आई हैव 4 व्हील्स, 4 व्हील्स का मतलब है मेरे पास 4 टायर है, इसका मतलब है कि मेरे पास कार है, व्हीकल है। जैसे द व्हाइट हाउस इशूड द स्टेटमेंट, व्हाइट हाउस का मतलब क्या है, व्हाइट हाउस का मतलब है द हाउस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस यानी वॉशिंगटन डीसी। यहाँ पर जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करी है, यानी यहाँ पर बात हो रही है यूएस गवर्नमेंट की, डायरेक्ट अथॉरिटी की बात यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट, द सोल सेलेक्ट्स हर ओन सोसाइटी। सोल का मतलब है यहाँ पर इंडिविजुअल, सोल का मतलब है इंडिविजुअल, यानी जो इंसान होता है वो अपने आप अपनी सोसाइटी का चयन यानी सिलेक्शन करता है।
तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो हम उस पर्सन की ही बात कर रहे हैं जो हमने लिखा है, यानी लिटरल मीनिंग है, डायरेक्ट मीनिंग है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पेन का मतलब मेंटल पावर है, सोर्ड का मतलब फिजिकल पावर है। इनडायरेक्ट बात हम कुछ और कहना चाहते हैं, लिखा हुआ हमने कुछ और है, दूसरी तरफ की तरफ इशारा कर रहे हैं। नेक्स्ट इज ओनोमेटोपोइया। बहुत ही सिंपल है, लेकिन मोस्टली एग्जाम्स में ये आ ही जाता है। जब भी कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें साउंड होती है, जैसे क्लॉक टिक टिक करती है, रेन ड्रॉप्स पिटर पैटर करते हैं, मंकीज चिटर चैटर करते हैं, और यहाँ पर स्नेक हिस करती है, क्लॉक टिक टॉक करती है, फ्लाइज बज करती हैं, डिंग डोंग बेल हमने सुना है, पुसी इन द वेल। तो जब इस तरह की आवाजें आती हैं, जब सेंटेंस में ये दिखाई दे, तो वहां पर आ जाएगा ओनोमेटोपोइया। एंड द लास्ट ऑफ द सेशन इज फिगर ऑफ स्पीच इज काइस्मस। काइस्मस में क्या होता है, हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो रिवर्स हो जाता है। जो भी सेंटेंस दिया है वो रिवर्स हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। यहाँ पर लिखा है फेयर इज फूल, तो यहाँ पर फूल आगे आ गया और फेयर बाद में, एंड फूल इज फेयर। फेयर इज फूल एंड फूल इज फेयर, आगे पीछे हो जाते हैं शब्द, उनको बोलते हैं काइस्मस। और लास्ट देखिए, एडम फर्स्ट ऑफ मैन टू फर्स्ट ऑफ मैन ईव। पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन की, यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट ऑफ मैन शुरू में लिखा, लास्ट में लिखा है, इसके बाद ये पहले लिख दिया, एडम पहले है एडम, और ईव बाद में लिख दिया। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है अपनी छोटी सी वीडियो में आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है हमारे एग्जाम में आने वाले, इनके बारे में थोड़ा बहुत बताने की। अगली क्लासेस में हम डिटेल से इनको करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।